अपना इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं वो देख लो। हाँ, लास्ट क्लास भी रिकॉर्ड हुआ था, कल का क्लास रिकॉर्ड हुआ था मेरे ख्याल से। तो इसमें पहला जो चैप्टर होता है वो होता है ग्राफ्स। वैसे तो बाय द वे ग्राफ्स को फंक्शन का पार्ट कहते हैं, लेकिन ग्राफ्स भी एक अलग से चैप्टर पढ़ाते हैं अपने, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। फिर सेकंड होता है फंक्शन। हाँ, पीएनसी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, कल पीएनसी कंप्लीट हो चुका था। थर्ड होता है लिमिट्स। फोर्थ होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। फिफ्थ होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब जो तुम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े हाँ होगे सर। यस सर। डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से, चैप्टर के नाम से पढ़ते हैं। सेट थ्योरी एकदम आखिरी में पढ़ाई जाती है। सेट थ्योरी अभी नहीं पढ़ाई जाती, जब 12th के सारे पोर्शंस खत्म हो जाते हैं तब सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है, अभी नहीं पढ़ते हम लोग सेट थ्योरी। फिर सिक्स्थ होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खुद में एक काफी बड़ा चैप्टर होता है, मतलब उसको तुम ये समझो कि 3 अलग अलग छोटे छोटे सब चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। टेंजेंट नॉर्मल, दूसरा मोनोटोनिसिटी, और तीसरा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या कहते हैं, पीएनसी के डाउट्स मैं कर लूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटे होते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस में पहला आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर तीसरा आता है एरिया अंडर द कर्व, और फोर्थ आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर, इफ द कैलकुलस हैड सम यूज इन फिजिक्स इन इट्स फर्स्ट चैप्टर, then why we were not taught calculus in the starting? देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिक्स इसलिए। में जो कैलकुलस होता है, मतलब ठीक है थोड़ा सा यूज होता है, इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन जो मैथ्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें जो हमारे 11th के जो टॉपिक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज आता है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज एंड जो भी चीज़ें हैं, उसमें 11th के टॉपिक्स का बहुत यूज आता है। तो अगर मैथ्स का कैलकुलस हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए होते 11th में, तो फिर उसके लिए तो हम लोग को 11th का जो बैकग्राउंड चैप्टर्स थे उसका नॉलेज भी तो होना चाहिए था ना, जो कि नहीं होता उस समय। फिर इसलिए जो है कैलकुलस 12th में पढ़ाया जाता है।
ठीक है। तो तुम समझ लो कि 10-11 चैप्टर्स हैं कैलकुलस में। और कैलकुलस एक ऐसी चीज है, मतलब तुम समझो कि जैसे फिजिक्स के लिए मैकेनिक्स है, कि जैसे धीरे जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पुराने चैप्टर्स, पिछले वाले चैप्टर्स के यूज आते जाते हैं। हाँ सर। तो कैलकुलस में भी ऐसी ही चीज है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते, हम लोग मतलब यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, लाइन से ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुमको ऊपर वाले चैप्टर्स के यूज आते जाएंगे। तो अगर कहीं पे भी तुम्हारा लिंक ब्रेक हुआ तो तुमको आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। तो पहले स्टार्ट किया जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस से, उसके बाद जो है इंटीग्रल कैलकुलस आता है। जेई का सिलेबस तुम लोग का अक्टूबर में खत्म होगा। ओके, तो इतने चैप्टर्स हैं और वी विल स्टार्ट विथ ग्राफ्स। हम लोग ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसमें पहली टर्मिनोलॉजी होती है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच graph is defined. Domain is the set of values of x for which the graph is defined. ठीक है। तो मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो सेट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स achieved by the graph. Set of x coordinate achieved by the graph. ठीक है। तो जैसे मान लो ये ये अपना x एक्सेस है और ये अपना ग्राफ है कोई। इस ग्राफ का x कोऑर्डिनेट a है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b है। तो अब जैसे इस ग्राफ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इस ग्राफ में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट का अपना अपना एक एक्स कोऑर्डिनेट होता। एक मिनट रुकना है। हाँ, हर पॉइंट का अपना अपना एक एक्स कोऑर्डिनेट होता। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है ग्राफ का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन। तो जैसे ग्राफ ये है, जो येलो कलर से शेड किया है वो क्या है? हमारा ग्राफ है। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? पूरा के A पूरा to एक B। इंटरवल था ए से बी तक। तो मैं क्या कहता, इस ग्राफ का जो डोमेन होता दैट विल बी एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी तक। ये वाला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट याद है ना? हम हाँ लोग सर, इंटरवल्स में पढ़ा इंक्लूड था। करेंगे। हाँ सर, क्लोज इंक्लूड ब्रैकेट एक बार जल्दी से अगर बता दूं तो क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, ओपन ब्रैकेट एक्सक्लूड करने के लिए यूज होता है। और ये दोनों किस लिए यूज होते हैं? इंटरवल बताने के लिए।
इंटरवल बताने के लिए। और कर्ली ब्रैकेट किस लिए यूज होता है? डिस्क्रीट वैल्यूज। हाँ, डिस्टिंक्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टिंक्ट टर्म्स या डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जैसे डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ए से बी। अब जैसे मान लो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता, जैसे ये एग्जांपल 1 था, तो देखो ग्राफ जो है वो मतलब शुरू के जो 1-2 क्लास है वो तुम्हारा थ्योरेटिकली बात ही चलेगी, तो सुनना है ध्यान से। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये से 4 है। हॉलो सर्कल का क्या मतलब होता है? हॉलो Excluded. सर एक्सक्लूड कर। हाँ, हॉलो सर्कल का मतलब होता है एक्सक्लूड करने का काम होता है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर तुमसे कोई पूछे तो कहाँ से कहाँ तक वेरी किया ग्राफ का? सर 1 से 2 और फिर 3 से 4। 3 से हाँ, 4। तो एक इंटरवल तो 1 से 2 हो गया। अच्छा, 1 क्या इंक्लूड हुआ क्या? नो नो सर, सर 1 एक्सक्लूड डाउन होगा 2 ब्रैकेट इंक्लूड आएगा। होगा। तो 1 पे ओपन ब्रैकेट, 2 क्या अचीव किया ग्राफ ने? हाँ यस सर। हाँ सर, क्लोज ब्रैकेट। यूनियन 3 अचीव किया क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। और 4 अचीव किया? नहीं नो नो सर। सर, नहीं। ओपन। इट मींस ये क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया ग्राफ का। समझ में आई बात? हाँ अच्छा, जैसे मान लो थर्ड एग्जांपल, अब इसका डोमेन तुम लोग को लिखना है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, इसका डोमेन तुमको बताना है। सर 1 पे क्या है? 1 पे डॉट फील्ड है या फिर एम्प्टी है? देखो, अगर हॉलो सर्कल होगा तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, हॉलो सर्कल होगा अगर। ओके सर। ठीक है, डन सर। हो गया। सर वो जो 2 पे हो रहा है वो हम कंटिन्यूटी में सीखेंगे ना? हाँ, वो भी मैं सिखाऊंगा। मतलब जैसे पहला टॉपिक कौन सा सिखा रहा हूँ, डोमेन, डोमेन वाली टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। चलो, तो सब लोग अपना अपना आंसर बताओ चैट बॉक्स में। ओके, गुड। थोड़ा सा ऊपर करो ना। चलो, तो इसका डोमेन अगर मैं लिखूं तो क्या बन रहा है, देखो जरा। 1 डोमेन का पार्ट है, हाँ। तो 1 से अब देखो थोड़ा सस्पिशन कहाँ पे राइज होता, 2 पे। तो 2 पे जैसे अगर मैंने ये जो डॉटेड लाइन देखी, वो यहाँ पे भले इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन आगे जाके इंटरसेक्ट की।
ग्राफ को। इसका मतलब अगर हम लोग से कोई पूछे कि 2 डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि 2 पे एक पॉइंट तो मिल सर रहा है हमको। आउटपुट मिल रहा है तो फिर वो डोमेन का पार्ट रहेगा। हाँ, 2 पे आउटपुट मिल रहा है मतलब डोमेन का पार्ट है, मतलब 2 डोमेन का पार्ट है। अच्छा, 3 डोमेन का पार्ट है क्या? नो सर। 3 पे तो कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा, 3 पे हॉलो सर्कल मिल जा रहा है, तो 3 डोमेन का पार्ट नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 3 यूनियन 3 से 4, ऐसे। एक तो तरीका ये है लिखने का, और दूसरा तरीका तुम ऐसे सोच सकते हो कि बस मिसिंग कौन सा है, 1 से 4 तक मिसिंग कौन सा है, 3 ही मिसिंग है। तो मैं 1 से 4 लिख लिया एक्सेप्ट 3। ये दूसरा तरीका हो गया इसी सेम चीज को लिखने का। तो ये क्या हो गया, डोमेन, ऊपर वाले ग्राफ का। सर उसका मतलब क्या होगा कि 2 पे पहले एक हॉलो डॉट बना है, फिर थोड़ी देर बाद वो हो गया। इसका बस सिग्निफिकेंस ये है कि एक ही पॉइंट पर 2 रिजल्ट नहीं मिल रहा, वरना वो फंक्शन नहीं रहता ना। देखो, 2 का इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो कि इधर y की वैल्यू 3 होती और इधर y की वैल्यू 4 होती, तो होता क्या कि जब ग्राफ इधर से ऐसे जा रहा था तो वो कौन से y की तरफ जा रहा था, 3 की तरफ जा रहा था। लेकिन जब ग्राफ इधर से ऐसे जा रहा था तो वो कौन से y की तरफ जा रहा था, 4 की तरफ जा रहा था। और अगर हम लोग से कोई पूछता कि x इज इक्वल टू 2 पे y की क्या वैल्यू होती, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू ये बताता, जो सॉलिड सर्कल है, 4 होती। ठीक है सर। ठीक है, अगर जो तुमने लिखा वो भी सही है, लेकिन मतलब वो लिखना वो एक थोड़ा तरीके लॉन्ग। से यूजलेस है, बहुत लंबा लिखने का बात हो यस जाओगे। सर। सर तो ये क्या अगर ऐसे केस में थर्ड वाला काउंट नहीं होगा, हॉलो वाला, अगर दोनों सेम में रहेगा तो? क्या हुआ? सर तो ऐसे केस में थर्ड वाले को इग्नोर करेंगे? थर्ड वाले को मतलब ये हमने हॉलो वाला काउंट किया ना, हाँ, तो उसका अलग से सिग्निफिकेंस होगा कि x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है, लेकिन ये 3 का क्या मतलब है वो अभी थोड़ी देर में मैं लिमिट्स के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे इस 3 का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है? हाँ, तो आपने 1 से 2 में 2 के आगे राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा क्या? 2 के आगे राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर कोई पूछे कि 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, मतलब 2 पे क्या कोई y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो देखो भले यहाँ पे नहीं कर रही, जैसे 2 पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो वो यहाँ पे तो नहीं कर रही, लेकिन वो आगे बढ़ के यहाँ पे तो कर गई ना। तो अगर जैसे मेरे से पूछता कोई कि x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है, तो मैं कहता कि x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है। अगर मेरे से पूछता कि x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या है, तो मैं कहता कि x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू है ही नहीं कुछ। कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x डोमेन का पार्ट है कि नहीं है अगर मेरे को वो पता करना है, जैसे मान लो मेरे को पता करना है कि जैसे 3.5 डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या करता, 3.5 से एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करता। ठीक है, वर्टिकल लाइन। अगर वो ग्राफ को, या अगर उस लाइन पे ग्राफ का कोई एक पॉइंट भी आ जाए तो वो वाला पर्टिकुलर एक्स डोमेन का पार्ट होता, और अगर कोई भी पॉइंट नहीं आता तो वो वाला पर्टिकुलर एक्स डोमेन का पार्ट नहीं होता। तो जैसे अगर मैं 2 पे बताऊं तुमको, तो 2 पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हाइपोथेटिकल,
तो वो यहाँ पे तो हॉलो सर्कल है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिला, लेकिन ऊपर जब गए तो ऊपर एक पॉइंट मिल गया ये वाला हम लोग को। इसका मतलब अगर हम लोग से कि कोई पूछे कि 2 डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, x इज इक्वल टू 2, इज इट पार्ट ऑफ डोमेन, आई विल से यस। और अगर कोई पूछता कि 3 डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, पहले वाले में तो 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो उसके आगे राउंड ब्रैकेट आएगा ना। नहीं तो 1 से लेके 2 में राउंड ब्रैकेट डाला है ना, राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर हाँ जाएगा तो ये। अच्छा, तुम्हारा कहने का ये मतलब है इधर, हाँ सर। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो तुम, वो इंक्लूड हो ही जाएगा फिर। हाँ इधर 2 इंक्लूड हो ही जा रहा है, मतलब ओवरऑल 2 तो इंक्लूड हो ही जाएगा ना। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि ग्राफ को देख के हम लोग को डोमेन सर कैसे वो निकालना है। पहले लिखा था वो गलत था ना फिर, क्योंकि दोनों साइड 2 पे क्लोज ब्रैकेट ही डाला था हमने। नहीं पहला भी सही था, कोई उसमें कोई गलत की बात नहीं है, पहला भी सही था, ये भी सही था, 2 को 2 बार लिखा ना इसलिए बोला है। चलेगा, 2 बार लिखा तो क्या हुआ, चलेगा। ये यहाँ पे वो पीएनसी वगैरह कुछ नहीं है कि रेपिटेशन वगैरह का, ऐसा सीन नहीं है कुछ, ठीक है। ओके, तो ये पहला बात वो हमारा डोमेन का। अब सेकंड टर्म आता है रेंज का। तो रेंज का क्या डेफिनेशन होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y achieved by the graph. So range is the set of values of y achieved by the graph. सर आप एक बार स्क्रॉल अप करो पिछला क्वेश्चन। सर ये दोनों तरह से आंसर लिखा राइट है ना, जो आपने फर्स्ट सेकंड मार्क किया है? हाँ दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे फर्स्ट तरीके से लिखो चाहे सेकंड तरीके से। किसी किसी बुक में फर्स्ट तरीके से लिख के देगा, किसी किसी बुक में सेकंड तरीके से लिख के देगा। मैं जनरली सेकंड तरीका प्रेफर करूंगा। ओके सर। बाकी तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y अचीव्ड बाय द ग्राफ। अब जैसे टू डिटरमाइन whether a particular value of y is part of range or not, we draw a hypothetical horizontal line if that line cuts the graph, then that value of y is part of range, otherwise not. ठीक है, तो रेंज डिटरमाइन करने के लिए क्या, जैसे कोई अगर x की वैल्यू डोमेन का पार्ट है कि नहीं उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि x पे वर्टिकल, उस x से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, और वो अगर ग्राफ को कट करे तो डोमेन का पार्ट है और ना कट करे तो डोमेन का पार्ट नहीं है। और वैसे ही रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज का हम लोग एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि लिख ही लिया वैसे ऑलरेडी, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y अचीव्ड बाय द ग्राफ। अब जैसे मान लो से हमारा ग्राफ देखो ये लिख लो पहले ये डेफिनेशन।
डन सर। अब देखो, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और से ये वाई एक्सिस है, और से ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और से ये 5 है। और हम लोग को रेंज फाइंड करना है, फाइंड द रेंज। तो मैं देखूंगा कि ग्राफ में कौन कौन से वाई कोऑर्डिनेट अचीव किए। तो अगर तुम इस ग्राफ पे देखोगे, इस पार्ट के ग्राफ पे देखोगे, तो ये वाला जो ग्राफ है वो एक तरीके से 1 से लेके 3 तक वाई कोऑर्डिनेट अचीव किया। और अगर तुम इस ग्राफ के बारे में देखोगे, तो ये वाला जो ग्राफ है वो तुम्हारा 2 से लेके 5 तक वाई कोऑर्डिनेट अचीव किया। तो अगर मेरे को देखना है कि ओवरऑल वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक अचीव हुआ है, मतलब एटलीस्ट एक बार जो भी वाई कोऑर्डिनेट अचीव हुआ, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि वो 1 से लेके 5 तक होगा। या मैं दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकता हूँ कि क्या 1 रेंज का पार्ट है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, वो ग्राफ को कट की। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को कट कर रही होती। थोड़ा शक मेरे को 2 पे हो रहा होता, तो 2 पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, वो ग्राफ को यहाँ पे कट कर गया होता, भले आगे जाके ना कट करे, एटलीस्ट एक बार तो कट किया है। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ग्राफ को एक बार कट कर दिया होता, एक क्या 2 बार कट कर दिया होता, तो ये भी रेंज का पार्ट होता, ये भी रेंज का पार्ट होता, ये भी रेंज का पार्ट होता। ऐसे ही यहाँ पे रेंज का पार्ट खत्म हो गया होता 5 पे। और अगर जैसे मान लो कोई पूछे कि 5.2 क्या वो रेंज का पार्ट होता, मैं कहता नहीं। तो हमारा रेंज क्या होता, 1 से लेके 5 तक। इतनी बात समझ में आ गई कि इस ग्राफ का रेंज क्या होगा। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस। देखो, जो भी चीज ना समझ में आए वो पूछना, मतलब ये सब जो है बहुत ही फाउंडेशन लेंग वाली चीज है कैलकुलस के लिए। वापस बोलो ना। देखो, जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, अगर हम लोग तो पूछ कि ग्राफ कौन सा है, बस तो जो येलो कलर में शेड हुआ है ना, बस वही ग्राफ है। और ये एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है, ये तो रेफरेंस फ्रेम होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या 1 डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, तो मैं 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, वो ग्राफ को कट कर रहा होता। तो ऐसे कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को कट कर रही होती, 1 से लेके 5 तक जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती सारी ग्राफ को कट कर रही होती। कभी कोई 2 बार कट कर रही होती, कभी कोई 1 बार कट कर रही होती। तो मेरा रेंज क्या हो गया होता, 1 से लेके 5 तक क्लोज ब्रैकेट। तो अब ओके। जैसे समझ में आया ये? यस।
तो कभी भी रेंज की बात हो तो तुमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट की y बात। कोऑर्डिनेट। और कभी भी डोमेन की बात हो तो एक्स कोऑर्डिनेट की। जैसे मान लो अपना ग्राफ ऐसा होता, ऐसे टाइप का होता, तो इसका रेंज बताना। यस, तो अगर तुम देखो तो मैं y कोऑर्डिनेट पे अगर पॉइंट्स प्लॉट कर रहा होता और मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता तो वो ग्राफ को कट करता कि नहीं? करता से। तो रेंज क्या हो गया होता है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस प्लस इन्फिनिटी, इनफिनिटी। या y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। चाहे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखूं, चाहे ऑल रियल नंबर्स लिखूं, बात सेम है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। चलो, जैसे इस ग्राफ का रेंज बताओ। ओके, तो अब अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो 1 से 2 तक अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती, देखो 2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट नहीं कर रही होती, हॉलो सर्कल आ रहा होता, तो मैं ऐसे लिखता 1 से 2 और 2 पे ओपन ब्रैकेट। और एक बात और है कि जो 3 वाला पॉइंट है, 3 से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो उसके कारण भी तो एक पॉइंट मिल रहा है, तो यूनियन 3 कर्ली ब्रैकेट, यूनियन 3। ठीक है, सर कुछ लोगों ने गलती की, जैसे कुछ लोगों ने ऐसे लिखा 1 से 3 एक्सेप्ट 2, ये गलत है। 1 से 3 एक्सेप्ट 2 2 का से क्या 3 मतलब के है? बीच में है ही हाँ, नहीं। तुमने 2.5 को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तुमने 2.5 को भी इंक्लूड कर दिया। और कुछ लोगों ने मतलब आंसर सही लिखा लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा गलत किया,
हाँ जैसे सर, वो प्लस साइन लगा दिया। +3 लिखा। कभी भी सेट्स को ऐड करने वगैरह के लिए हम लोग प्लस प्लस नहीं यूज करते, हम लोग यूनियन यूज करते हैं, तो प्लस यूज नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने जो तुम्हारी भावना है वो सही है, लेकिन तरीका लिखने का गलत है। ठीक है, नॉट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ये तो आंसर ही गलत है। ठीक है, सर वो 3 पॉइंट पे वो डॉट का सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि वो ग्राफ को तो इंटरसेक्ट नहीं करना। नहीं देखो, वो ग्राफ का ही पार्ट है। वो भी ग्राफ का ही पार्ट है, एकदम सही बोला, वो भी ग्राफ का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो कंटिन्यूअस चीज हो वो ही ग्राफ का पार्ट हो, तुमको ऐसा नहीं सोचना। जैसे अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, फिर ऐसे लिखूं, तो इसमें ग्राफ का ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है। ठीक है, ये भी ग्राफ का पार्ट ही है। तो अगर कोई लाइन इस पॉइंट को जाके इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मैं कहूंगा कि वो उस ग्राफ को भी इंटरसेक्ट कर रही है। समझे? ठीक। हाँ, बस ये कैसे टाइप का ग्राफ है? एक डिसकंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नहीं, इन्फिनिटी पे तुम कभी पॉइंट पुट नहीं कर सकते हो। पॉइंट पुट करने का क्या मतलब है कि तुमने उसको एक फाइनाइट वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, पॉइंट पुट करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो x = 3 पे तुमने चाहे कितना ऊपर रख दिया, हाँ, चाहे तुमने कितना भी ऊपर रख दिया, भले मान लो 1 करोड़ रख दिया इसको, लेकिन तुमने क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिखा दिया, इसका मतलब तुम यहाँ पे पहुंच गए थे, इसीलिए पॉइंट दिखाया, मतलब तुमने अचीव कर लिया वो वाला पॉइंट। जबकि इन्फिनिटी को तो कभी अचीव नहीं कर सकते। तो अगर मेरे को अपने ग्राफ को इन्फिनिटी की तरफ ले जाना है, मतलब मेरे को अगर ये शो करना है कि x = 3 पे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इफ आई वांट टू शो दैट, तो हम लोग को ऐसे ग्राफ को ऐसे ले जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टच नहीं कराना पड़ेगा इस लाइन को, बस अबाउट टू टच। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम लोग ने डोमेन रेंज की बात कर ली। अब तीसरी बात होती है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, तो सी पार्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। सो कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि if on moving from one from leftmost end to rightmost end of the graph, if we have to lift the pen
then we say graph is discontinuous at that particular value of x. ठीक है, तो अब देखो, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल शो करूं, ये x एक्सिस है और से इतना ग्राफ है हमारा, ये a है और ये b है, इतना ही ग्राफ है। तो ये इसका लेफ्ट मोस्ट एंड है और ये इसका राइट मोस्ट एंड है। तो मैं क्या करूंगा कि अलोंग द ग्राफ जाऊंगा लेफ्ट मोस्ट एंड से राइट मोस्ट एंड तक। तो क्या मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। नो सर। तो मैं इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करने जाऊंगा तो आई विल से दैट द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी तक। ठीक है, द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी तक। अच्छा, बी से बड़े के लिए या ए से छोटे के लिए हम नहीं बता सकते अभी। हम लोग कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। मतलब हम लोग न ये कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, न ये कहेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन बी और एक्स लेस देन ए, नो कमेंट, कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं तुमको रियल लाइफ के एग्जांपल से बताऊं तो जैसे ए से बी तक मान लो कि जब तुम्हारा जील में एडमिशन हुआ और जब तुम्हारी जील में कोर्स पढ़ाई खत्म हुई, तो अगर मेरे को तुम्हारी पढ़ाई का ट्रैक, मतलब पढ़ाई के बारे में बताना है, तो मैं इस टाइम इंटरवल से इसी टाइम इंटरवल के बीच में बता पाऊंगा। यस। अब अगर मेरे से पूछे कि जील का कोर्स खत्म करने के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस था, मैं कहूँगा कि नहीं पता मेरे को, मैं कुछ भी कमेंट स्टैंडर्ड नहीं में क्या करूँगा। परफॉर्मेंस था? हाँ, उसके पहले क्या परफॉर्मेंस था? उसके पहले क्या परफॉर्मेंस था, तो मैं कहूँगा नहीं पता मेरे को। ठीक है, वो तो और कोई बता सकता है जो तुमको पढ़ाता हो उसे। यस सर। तो मतलब मैं बुरा भी नहीं कहूँगा, मैं अच्छा भी नहीं कहूँगा, मैं क्या करूँगा, कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, नो कमेंट। ठीक है, तो जैसे ये एक ग्राफ 1 हुआ, दूसरा से ऐसे टाइप का है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी। तो जैसे लेफ्ट मोस्ट एंड ये है और राइट मोस्ट एंड ये है, तो अब मैं अलोंग द ग्राफ जाता अगर लेफ्ट मोस्ट एंड से राइट मोस्ट एंड तक, तो पहले मैं ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता। ठीक है, तो अब एक समय आता कि मेरे को अपनी पेन उठा के फिर यहाँ पे ऐसे जाने की जरूरत पड़ी। तो जिस पॉइंट पे मैंने पेन उठाई, मैंने किस पॉइंट पे पेन उठाई, अगर तुम देखोगे तो जिस पॉइंट पे पेन उठाई, मतलब जहां से उठाई और जहां पे रखी, यहाँ से उठाई और यहाँ पे रखी, उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। उन दोनों पॉइंट्स का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो जिन पॉइंट्स पे हमने पेन उठाई वहां पे हमारा ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूटी बताऊंगा तो मैं कब बताऊंगा, जब पेन इसके दोनों साइड वैल्यूज होंगे। हाँ, मतलब दोनों साइड वैल्यूज होंगे, प्लस डिसकॉन्टिन्यूटी बताने के लिए उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में कमेंट करूंगा।
ठीक है, मतलब तुम ऐसा सोचो कि ये डेट लिखी हुई है, ये क्या है, डेट्स लिखी हुई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मार्क्स लिखे हुए हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है। तो अब मतलब तुम देखो तो मार्क्स बी कोई डेट है, जैसे मान लो आज 30, कौन सा डे है आज, 29 दिसंबर है, आज का ही डे है मान लो। 29 दिसंबर को मार्क्स तुम्हारे अचानक से जंप कर गए, ठीक है, तुमने सुबह कोई टेस्ट दिया और शाम को कोई टेस्ट दिया, मार्क्स अचानक से जंप कर गए तुम्हारे। तो मैं क्या कहूँगा कि इसका एकदम अचानक से चेंज कहाँ पे आया, 29 दिसंबर को आया, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ के बारे में क्या कहूँगा, दैट दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब देखो ये क्या हमेशा एक डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ है क्या, नहीं सर, नहीं, बस डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b एंड कॉन्टिन्यूअस एल्सवेयर। अच्छा, एल्सवेयर का क्या मतलब है, बाकी सारे x की जगह नहीं, नो सर, A to C में। x बिलोंगिंग टू a to c, मतलब जहाँ a से, तक हम ग्राफ देख रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हम लोग ग्राफ देखेंगे उसी के बारे में बोलेंगे। तो जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो आई विल से कॉन्टिन्यूअस है। सर सबमिट डिस्कनेक्ट हो गया सर। आप डेट्स और मार्क्स वाला आपने क्या लिखा है? डेट मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस पे डेट्स प्लॉटेड है और वाई एक्सिस पे से मार्क्स प्लॉटेड है किसी बच्चे का, और से बी पे 29 दिसंबर है और उसमें बच्चे का मार्क्स अचानक से जंप कर गया, ठीक है, मतलब यस 100 में पहले 60 आते, अब मान लो 80 हो गया, ठीक है। तो होता यस क्या कि मतलब पर डे जो है वो बच्चे का मार्क्स कंटिन्यूअसली या ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, धीरे धीरे 60 की तरफ जा रहा था, और 29 दिसंबर को अचानक से 80 पे पहुंच गया। तो मैं उस डे के बारे में कमेंट करूंगा कि किस दिन उसने अचानक से चेंज किया। मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि वो 60 से 80 गया, मैं क्या कमेंट करूंगा कि किस डे अचानक से उसका मार्क्स चेंज हुआ। ओके तो सर। मैं यही लिखूंगा कि डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b, और बाकी जगह मत कंटिन्यूअस है। अच्छा, बाकी जगह का ये मतलब नहीं कि b के अलावा बाकी जितने x दुनिया में उन सारी जगह, ओके सर। a से c के बीच में बाकी के जो x हैं वहां पे कंटिन्यूअस होगा। ओके सर, इतनी समझा बात सर। समझ में आई सबको? यस सर। सर किसी दिन टेस्ट ही नहीं दिया उसने, तो उसमें रेंज लिखेंगे? नहीं, एक्चुअली मतलब बीच ये में ग्राफ, कुछ एक्स की वैल्यूज के लिए आउटपुट है ही नहीं। तो हाँ, तो वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे किसी दिन उसने टेस्ट नहीं दिया, यहाँ पे से टेस्ट नहीं दिया उसने, तो हम क्या करते, ऐसे ऐसे जा रहे होते और फिर हमको जंप करना पड़ता ऐसे, तो सर यहाँ पे मतलब नॉन इंक्लूसिव पॉइंट को भी हम लोग डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। बताएंगे? हाँ, ओके। डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बी पे भी डिसकंटिन्यूअस है, और अब डी वाला भी एग्जांपल ले लिया तो डी पे भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब एक टर्म आता है, ये कौन सा
था, थर्ड पॉइंट था ना शायद, सी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट आता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x is equal to a from the graph, from the graph। तो लिमिट का नाम सुना हुआ है? हाँ सर, समिशन में यूज किया था। लिमिट्स कहाँ यूज किया है? सर समिशन में कभी आता है ना, नहीं नहीं, वो नहीं। वो डिफरेंशिएशन में ऐसे लिमिट हाँ। जब हम लगा देते हैं, या इंटीग्रेशन में लिमिट लगा देते अपर हैं, लिमिट लोअर लिमिट upper और सर। lower limit। अच्छा नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ओके। हाँ सर, वो ग्राफ में तब लगाते हैं जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं रहता उसकी वैल्यू, तो हम लोग लिमिट लगाते हैं कि वो किस तरफ टेंड कर रही है वैल्यू। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि डिफाइंड नहीं रहता। देखो लिमिट का डेफिनेशन क्या होता डिफाइंड है? रहता भी है, अगर रहता हाँ। भी तभी भी लिमिट वही आ जाएगी, बट अगर डिफाइंड नहीं रहता तो फिर हम लिमिट निकाल सकते हैं उसके लिए। तो जैसे लिमिट का अगर डेफिनेशन में देखूं, वैसे देखो अगर तुम जितने भी पॉइंट्स देखो तो वो पॉइंट्स के चैप्टर से हम लोग को अपने, हमने कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी देखी, तो इसका एक चैप्टर ही है कॉन्टिन्यूटी। फिर लिमिट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो इनके तो एक चैप्टर्स ही हैं, तो इनके चैप्टर्स में फिर से वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस एक आइडिया ले रहे हैं अपने। तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a में क्या होता है कि इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन approaches when x tends towards a from a quantity closer to a, ठीक है, फ्रॉम अ क्वांटिटी क्लोजर टू ए। अब देखो होता क्या है, मैं अगर तुमको लिमिट का एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कोई मेरे से पूछे कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये बताओ। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो अब इसका मतलब क्या है? अप्रॉक्स। अब ये समझो, लिमिट का डेफिनेशन समझो। सबसे पहले डेफिनेशन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 लिख लिया, अब x 2 की तरफ, और ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x को बता रहा है, तो x 2 की तरफ किधर से जा सकता था? 2 के छोटे से भी 2 की तरफ जा सकता था, 2 के बड़े से भी 2 की तरफ जा सकता था। तो जब x 2 के छोटे से 2 की तरफ जाता है, तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, और जब x 2 के बड़े से 2 की तरफ जाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता, तो होता क्या कि जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे fx है, जो कि एक्स स्क्वायर है। अब x को 2 के छोटे से 2 की तरफ जाना है, जैसे 2 से छोटा एक नंबर बताओ, से बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, 1.9, एक्स स्क्वायर कितना आता? 3.61। अब क्या करो, और 2 के करीब आओ, से 1.99,
एक्स स्क्वायर क्या आता तुम्हारा 3 मान लो 98 आ जाता। फिर और 2 के करीब आओ 1.999, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाता से 3.99 से आ जाता। और ऐसे ही एक्स को 2 के और करीब लेते गए 1.99999 ऐसे, तो एक्स स्क्वायर कैसा हो रहा होता से 3.999 ऐसे एक्स स्क्वायर। तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे मैंने x को 2 लिया क्या कभी एग्जैक्टली? नो सर। नहीं, मैं क्या कराता हूँ, बस x को टेंड कराता हूँ टूवर्ड्स a। 2 के बहुत करीब ला रहे हैं। हाँ, तो मैं x को 2 के बहुत करीब लाता। तो जैसे x जो है यहाँ पे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था, दिख रहा है कि नहीं कि यहाँ पे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था। हाँ तो सर। एक्स स्क्वायर जो है वो किसी नंबर की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है क्या, कोई एक फिक्स नंबर की तरफ? यस फोर सर। 4 की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, 4 की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो ये फंक्शन जिस फिक्स्ड नंबर की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, जिस फिक्स नंबर की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, उसी फिक्स नंबर को मैं लिमिट कहता। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाती 4 हो जाती। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी क्या हो जाती 4 हो जाती। सो अगर मैं लिमिट की बात करता हूं से लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, तो x कभी एग्जैक्टली 2 हुआ क्या? नो सर। नहीं, x बहुत क्लोज टू 2 हुआ। तो जैसे जैसे x 2 के करीब पहुंचता गया वैसे वैसे फंक्शन एक फिक्स नंबर के करीब पहुंचता जाएगा, करीब पहुंचता जाएगा, करीब पहुंचता जाएगा। तो वो फिक्स नंबर कौन सा होगा, उसी फिक्स नंबर को हम लोग लिमिट कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो है x 2 के छोटे से 2 की तरफ जा रहा था, तो ये जो वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की आई। सर तो x टेंड टू 2 जो हमने लिखा है वो क्या हुआ? x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि एक बार x को 2 के छोटे से भी 2 की तरफ लेके जाओ और एक बार x को 2 के बड़े से भी 2 की तरफ लेके जाओ। तो अभी मैंने x को 2 के छोटे से 2 की तरफ लेके गया था मैं, अब मैं x को 2 के बड़े से 2 की तरफ ले जाऊंगा। सर बड़े से 2 मतलब समझा नहीं। x 2 से बड़ा है और 2 की तरफ जा रहा है। जैसे ओके। मान लो x यहाँ पे है, अगर अब जैसे अभी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की थी, अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है फंक्शन। अब x 2 से थोड़ा सा बड़ा है और 2 की तरफ आ रहा है। जैसे मान लो एक मोमेंट के लिए x 2.1 होता, तो 2.1 का होल स्क्वायर कितना होता है 4.41। 4.41। फिर मैं x को 2 के और करीब लेके आया से 2.01, तो 2.01 का होल स्क्वायर से 4.01 हो गया होगा मान लो। फिर x को 2 के करीब और लेके आया से ऐसे लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर जो है से 4.00001। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी x जो है 2 के तरफ अप्रोच कर रहा था, 2 के बड़े से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही थी बताओ, फंक्शन की वैल्यू 4। 4 की तरफ। 4 की तरफ जा रही थी, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही थी, ठीक है फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही थी। तो जिस फिक्स नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू जा रही होती है वही लिमिट की वैल्यू होती है। तो इस केस में हमारी राइट हैंड लिमिट क्या होती 4 होती। यहाँ पे हमारी राइट हैंड लिमिट क्या होती 4 होती। अच्छा अगर
लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। अगर x इज इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो ये लोग L0 के बराबर हो जाए और उस लिमिट की जो वैल्यू होती है वो इसी के बराबर हो जाती है, L0 के बराबर। तो जैसे अगर तुम देखो तो x इज इक्वल टू 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी 4 थी और जो राइट हैंड लिमिट थी वो भी 4 थी। तो क्योंकि ये लोग इक्वल है, इसका ये मतलब है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x स्क्वायर दैट विल बी 4। सर एग्जैक्टली 4 होगा। हाँ, एग्जैक्टली 4 होगा। लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली होती है, लगभग नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली नहीं होती है। ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो, जैसे मान लो तुमने उबर किया या सर ओला पर किया। उसने 2 तो अचीव किया ही नहीं, तो 4 आएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे तुमने ओला किया तो ओला जैसे मान लो तुम्हारे झील के रेस्पेक्टिव सेंटर्स पे है। ठीक है, तुमने अपना एड्रेस क्या डाला, झील का सेंटर। ठीक, अब झील का सेंटर तुमने एड्रेस डाला, तो जैसे जैसे ओला चलेगी, जैसे मान लो यहाँ पे झील है, इस पोजीशन पे झील है, तो जैसे जैसे ओला चलेगी ऐसे ऐसे चलेगी तुम्हारे घर से। जैसे मान लो तुम्हारा लोकेशन ये है और ऐसे ऐसे चलेगी, तो तुम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, झील की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तो क्या झील पे तुम्हारा जो ऑटो है वो झील के क्लासरूम में जाके उतरा क्या? नो सर। नहीं, वो तो मतलब झील के जितने नियरेस्ट जा सकता था उतना गया। तो जो तुम्हारा एम रहता है कि जहां पे पहुंचना है उसको लिमिट की वैल्यू कहते हैं। जैसे तुम्हारा एम जो था वो क्या था कि मेरे को झील पहुंचना है। अब तुम जो जहां पे तुम्हारा ऑटो एम कर रहा है, तो तुम्हारा ऑटो झील की तरफ अप्रोच कर रहा है। तुम्हारा ऑटो क्या कर रहा है, झील की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वो क्योंकि झील की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जिस डेस्टिनेशन की तरफ अप्रोच कर रहा है उसी डेस्टिनेशन को मैं लिमिट का दर्जा दूंगा। समझ में आया? यस हाँ। सर। सर पर वो एग्जैक्ट क्यों हाँ, बोल रहा है? तो तुम भले देखो, अगर तुम डेफिनेशन पढ़ो तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस। फंक्शन किस नंबर की ओके तरफ सर, अप्रोच समझा। कर रहा है अप्रोच कर उसको रहा मैं है। लिमिट कहता हूँ। हाँ, तो फंक्शन जिस नंबर की एग्जैक्ट तरफ बोल अप्रोच कर रहा सकते है हैं। उसको मैं लिमिट कहता हूँ। यस सर, समझा। तो सारे बच्चों सर, को हाँ बोलो। मुझे ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वापस समझाओगे? नहीं समझा सर। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मतलब होता है, जैसे मान लो हम लोग लिमिट किसी पर्टिकुलर एक्स पे निकालते हैं। जैसे मान लो हम लोग को 2 पे निकालनी है लिमिट। ठीक है, तो अब तुमको ऐसे सोचना है कि x जो है वो 2 के छोटे से भी 2 की तरफ जा सकता था, x जो है वो 2 के बड़े से भी 2 की तरफ जा सकता था। तो जब x 2 के छोटे से 2 की तरफ जा रहा होता तो फंक्शन किस नंबर की तरफ जा रहा होता, फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही होती, उस वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो किया
कि x से 2 के छोटे से 2 की तरफ जा रहा था, तो से एक बार x 1.9 हुआ, फिर और करीब आया 1.99 हुआ, फिर और करीब आया 1.999 आया, ऐसे ही और करीब आया 1.999999 आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू एक बार 1.99 पे 3.61, फिर दूसरी बार 3.98, 3.99, ऐसे ही 3.9999। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो कि x तो 2 की तरफ जा रहा था, तो फंक्शन की वैल्यू भी किसी एक पैटर्न में जा रही थी ना, फंक्शन की वैल्यू भी किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही थी। वो किस नंबर 4 की की तरफ तरफ अप्रोच जा कर रही रही थी? 4 की तरफ अप्रोच कर रही थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस नंबर को मैंने लिमिट कहा। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों कहा? क्योंकि ये नंबर कैसे ऑब्टेन हुआ? जब x 2 के छोटे से 2 की तरफ जा रहा था। ऐसे ही मैं x को 2 के बड़े से 2 की तरफ ले जाऊं, अगर x को अगर 2 के बड़े से 2 की तरफ ले जाऊं, तो जैसे 2.1 था, 2.01 था, 2.0001 था, तो फंक्शन की वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ आ रही होगी। तो इस बार भी फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही थी। तो क्योंकि x 2 के बड़े से 2 की तरफ आ रहा था, तो फंक्शन किसी एक फिक्स नंबर की तरफ जा रही थी, तो इसको मैं लिमिट कहता पहले तो। और क्योंकि 2 के बड़े से 2 की तरफ आ रहा था, इसलिए राइट हैंड लिमिट कहता। और अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो मैं कहता हूं कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a एग्जिस्ट करता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन विल वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल अगर तुमको शो करूं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 GIF ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता, GIF का तो मतलब पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता, मतलब x 1 के छोटे से 1.1 की तरफ जा रहा था, मतलब जैसे मान लो 1.9 होता, तो GIF ऑफ 3.61 जो कि 3 होता, 1.99 होता, तो से GIF ऑफ 3.9 हो जाता जो कि 3 होता। ऐसे ही 1.9999 ऐसे होता, तो GIF ऑफ 3.9999 ऐसे हो जाता, वो भी 3 होता। अब देखो यहाँ पे फंक्शन कोई फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है क्या? यहाँ पे तो फंक्शन ने एक फिक्स नंबर ही अचीव किया हमेशा। तो अगर फंक्शन फिक्स नंबर हमेशा अचीव भी करे ना, तो उसको भी लिमिट कहते हैं। तो जैसे इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाती? 3 आ जाती। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाती? 3 आ जाती। और अगर तुम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होते, मतलब x 2 के बड़े से 2 की तरफ जा रहा होता, से x 2.1 होता, तो GIF ऑफ 4.41 4, x 2.01 होता, तो GIF ऑफ 4.01 4। तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे x 2 के जितने भी करीब चला जाए, ये तो 4 आ रहा है, इस केस में हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 4 आ गई। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो किस पे आई? एट x इज इक्वल टू 2 पे आई। और ये राइट हैंड लिमिट भी एट x इज इक्वल टू 2 पे आई। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है इस केस में, तो मैं कहता लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 GIF ऑफ x स्क्वायर
दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। सर इक्वल नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, इक्वल नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इक्वल होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो थोड़ा आइडिया लगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स? यस सर। यस। यस अच्छा, सर। ये जो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालना मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना, तुमको ये समझना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बार बार निकाल रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। मतलब ये 4, फंक्शन हमारा y है एक तरह से। हाँ, मतलब तुमको ऐसे सोचना है कि जब x की वैल्यू 2.1 होती तब y की वैल्यू 4 आ रही होती, जब x की वैल्यू 2.01 होती तो y की वैल्यू 4 आ रही होती। जब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता तो अगर x की वैल्यू 2.001 होती तब भी y की वैल्यू 4 आ रही होती। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग इसको ग्राफ से कोरिलेट करते हैं। मतलब तुम सोचो तो मैं लिमिट्स ही पढ़ाने बैठ गया, लेकिन हम लोग तो ग्राफ से लिमिट निकालना सीख रहे थे। ठीक है, हम लोग जो है ग्राफ से लिमिट निकालना सीख रहे थे। बोलो भाई। हाँ सर। ओके। यस सर। होता क्या है, देखो, so evaluation of limit with help of graph. Evaluation of limits with the help of what? Graph. अब इसमें देखो जरा, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये 1 है और ये 2 है। अब इस ग्राफ को देख के फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx। ठीक, तो अब देखो ऐसे 3 टर्म्स जनरेट हो सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx। दूसरा टर्म जनरेट हो सकता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस fx, और तीसरा टर्म जनरेट हो सकता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx। a प्लस का क्या मतलब होता होगा, तुम ही सोचो, a प्लस का क्या मतलब होता होगा? ए के आगे वाला a से थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा। हुआ, a से थोड़ा सा बड़ा, इसको मैं a प्लस कहता। और a माइनस का क्या मतलब होगा? ए से थोड़ा सा छोटा। a से थोड़ा सा छोटा। तो एक्चुअल में जो a प्लस लिखा हुआ है वो एक वो तरीके से राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट के बारे में बोला जा रहा है। जो a माइनस लिखा हुआ है वो एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, और अगर केवल ऐसा लिमिट लिखा हुआ है तो ये जो केवल लिमिट लिखा हुआ है वो इस राइट हैंड और इस लेफ्ट हैंड लिमिट के दोनों के ऊपर डिपेंड करता है।
कि अगर ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो, जैसे मान लो मेरे को राइट हैंड लिमिट निकालना है ए पे, तो राइट हैंड लिमिट ए पे निकालना है, उसका क्या मतलब है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। एक्स को मेरे को ए के बड़े से ए की तरफ लेके जाना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या हो रहा होता, ग्राफ ऐसे जा रहा होता, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे जा रहा होता, मतलब अगर तुम ग्राफ के y कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करो तो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट ऐसे जा रहा होता। समझ में आई बात? तो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है? 2 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ग्राफ का y कोऑर्डिनेट किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है? 2 की तरफ। अच्छा, ये जो मैंने ऐसा, ये जो y एक्सिस पे ऐसा 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 किया है, एरो बनाया है, और से 2 यहाँ पे है, तो वो एरो एग्जैक्टली 2 पे गया होगा क्या? नो सर नो सर, नहीं, वो एरो 2 से जस्ट पहले तक गया होगा। जब भी हम लोग किसी, जैसे x इज इक्वल टू ए पे लिमिट इवेल्युएट करते हैं, तो मेरा x जो है जितना करीब पहुंच सकता है ए के, उतना करीब तो पहुंच जाएगा, लेकिन कभी भी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो से वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लस राइट हैंड लिमिट, सो x ए के बड़े से ए की तरफ पहुंच जाएगा, लेकिन कभी भी x ए के बराबर नहीं होगा। तो जैसे मान लो यहां तक हम लोग पहुंच सकते थे, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते थे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम y की वैल्यू देखो तो वो किस नंबर की तरफ जा रही थी? 2 की तरफ जा रही थी y की वैल्यू, तो मेरी राइट हैंड लिमिट क्या होती? 2 होती। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि जो x एक के छोटे। छोटी वैल्यू से ए तक जा रहे हैं। तो उसका ग्राफ ऐसे जा रहा होता। अच्छा, उसका ग्राफ ऐसे जा रहा होता, मतलब उसके ग्राफ के कारण y कोऑर्डिनेट ऐसे जा रहा होता। तो y कोऑर्डिनेट क्या किसी एक फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है क्या? हाँ सर, जा रहा है। किस फिक्स नंबर की तरफ? 1। भले y कोऑर्डिनेट 1 अचीव ना किया हो, और जब भी लिमिट की बात होती है तो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन के साथ क्या हो रहा है वो मैटर ही नहीं करता। x इज इक्वल टू ए के आजू बाजू फंक्शन के साथ क्या हो रहा है वो मैटर करता है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? 1। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? 2। क्या दोनों इक्वल है क्या? नहीं सर, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि लिमिट डज नॉट कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब सोचे तो उन दोनों का एम सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ का और राइट हैंड साइड से ग्राफ का एम सेम नहीं है, एम अलग अलग है। जैसे ए पे ये ग्राफ का टेंडेंसी क्या है? y इज इक्वल टू 1 की तरफ जाने का, और इस ग्राफ की टेंडेंसी क्या है? y इज इक्वल टू 2 की तरफ 2 जाने पे का। जाने का। तो दोनों का एम सेम नहीं है, ऐसा कह सकते हो। ओके सर। ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा होता अगर
ठीक है, तो हम लोग से पूछा जाता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx, ये fx का ग्राफ है। Sure, 3. तो देखो x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात की जा रही होगी। तो देखो अगर हम लोग से लेफ्ट हैंड लिमिट बात की जाती तो वो किधर जा रहा होता, 3 की तरफ, और अगर राइट हैंड लिमिट की बात की जाती तो वो किधर जा रहा होता, 3 की तरफ। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों 3 की तरफ जा रहा होता, तो ये क्या हो जाता 3। सर लेकिन 3 तो ग्राफ में है ही नहीं ना। हाँ 3 तो पहले ग्राफ में है बताया ही था नहीं। ना, x इक्वल तो टू a से फर्क नहीं पड़ता। हाँ x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की क्या वैल्यू है वो फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ। तुम हम लोग तो क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि तुम किस तरफ अप्रोच कर रहे हो। जैसे मान लो कि से तुम जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, मतलब एम है जेई एडवांस क्रैक करना, ठीक है। तो ये एम है, मतलब तुम्हारी जर्नी किस हिसाब से चल रही है, इसको दिमाग में रख के। तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, जेई एडवांस क्रैक करना, और से रिजल्ट आया कि तुम, मतलब तुम्हारा एम था से आईआईटी में जाने का, और रिजल्ट आया और तुमको एनआईटी मिला, रिजल्ट आया और उससे तुमको एनआईटी मिला, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से एफ ऑफ ए की वैल्यू हो गई कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या है उस डे पे, और जो एम है उसको हम लोग लिमिट कहेंगे। तो ग्राफ का एम क्या है, जैसे जैसे ग्राफ ए की तरफ जा रहा है उसका एम तो दिख रहा है तुमको कि 3 की तरफ ही जा रहा है, भले एग्जाम के दिन उसने ऐसा पेपर कर दिया कि और कुछ रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो अगर तुमसे कोई पूछता कि तुम किस चीज की तैयारी कर रहे थे, तुम क्या कहते हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी में एडमिशन के लिए, फिर रिजल्ट में तुम क्या बोलते हैं, इसे एनआईटी में एडमिशन हुआ मेरा। तो अगर मेरे से पूछता कि एफ ऑफ ए क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, व्हाट आई एम गोइंग टू से 4, इट इज 4। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ वाई, एफ ऑफ ए मीन्स वैल्यू ऑफ वाई when x is exactly a, value of y when x is exactly a। और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx का क्या मतलब है, वैल्यू टूवर्ड्स विच y approaches when x tends towards a। डिफरेंस समझ में आया इन दोनों के बीच में? यस सर। तो स्टूडेंट्स एक बार इतना क्लियर है जो भी हमने डिस्कस किया, एक बार जल्दी से बताओ।
सब लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। यस सर। किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो भाई। सर हाँ सर अपने ग्राफ में 4 को क्यों पॉइंट किया अलग वो से? 4 ग्राफ का पार्ट ही था, ठीक है। ये पूरा ग्राफ जो दिया है वो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। ये जो भी दिया है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो सर अगर x अप्रोचिंग टू a तो वो 4 के भी अप्रोचिंग होना चाहिए। हाँ सर अगर x a को अप्रोच करे तो fx 4 को भी तो अप्रोच करना चाहिए। नहीं नहीं, तुम देखो मैंने वही तो एग्जांपल दिया ना कि सर ऐसा कोई फंक्शन बताओ क्या जो ऐसा बीच में ही मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं, उसमें तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती। सर वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा ना कि 3 लेना है कि 4। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ पे डिपेंड करेगा। जैसे कौन क्या पूछ रहा था? सर आपने जो ग्राफ बनाया उस टाइप का कोई फंक्शन पूछ रहा था। उस टाइप का कोई फंक्शन देखो एक फंक्शन होता है जैसे एग्जाम्पल fx is equal to mod of signum x, ठीक है। अच्छा, सिग्नम x एक ऐसा फंक्शन होता है कि सिग्नम को अगर इनपुट पॉजिटिव मिले तो वो 1 आउटपुट देता है, सिग्नम माइनस को मिले तो इनपुट नेगेटिव मिले तो वो -1, और सिग्नम को अगर 0 एज एन इनपुट मिले तो वो 0 आउटपुट होता है, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो अब जैसे अगर हम लोग से कोई पूछता कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 मॉड ऑफ सिग्नम x, ठीक। अब वैसे बाय द वे मैं अगर बताऊं तो मॉड ऑफ सिग्नम x का ग्राफ जो होता वो हम लोग अभी आगे ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मॉड ऑफ सिग्नम x का पता है ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है, और यहाँ पे ओरिजिन पे ऐसे टाइप का होता है, मतलब और वो तुम देख भी सकते हो, जैसे कोई तुमने पॉजिटिव x डाला सर तो पर ये मॉड है ना। हाँ हाँ सर इसीलिए सिर्फ ऊपर है। हाँ, इसीलिए सिर्फ ऊपर है। तो क्या कहते हैं, जैसे तुमने कोई x की पॉजिटिव वैल्यू डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो मॉड ऑफ 1 क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। तो ये हमेशा ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर x की तुमने नेगेटिव वैल्यू डालती तब भी 1 आएगा, तो मॉड ऑफ -1 बनता जो कि 1 होता, तो वो फिर अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और x की वैल्यू अगर तुमने 0 डाली होती तो 0 आ जाता। तो सिग्नम के अंदर अगर 0 होता तो मॉड ऑफ 0 मतलब 0, ऐसा हो गया होता। देखो यहाँ पे अगर हम लोग से पूछा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से +1 +1 है। इधर से भी 1 की तरफ जा रहा है, इधर से भी 1 की तरफ जा रहा है। और अगर मेरे से पूछा जाए कि f ऑफ 0 क्या है,
तो वो 0 है। ठीक है, तो उसी टाइप का ये एग्जांपल है, समझे? यस सर हाँ समझ। सर समझा। चलो इसको नोट कर लो, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, ओके सो तो हाँ, सर ये मॉड सिग्नम एक्स के ग्राफ में 1 पे हॉलो डॉट क्यों लगा? 1 पे हॉलो डॉट इसलिए लगाया क्योंकि देखो, जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करते, इसमें तुम अगर से x की वैल्यू 0 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आती? मॉड ऑफ सिग्नम 0, और सिग्नम 0 क्या होता है? 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब 0,0 ये पॉइंट है। तो हॉलो सर्कल का क्या मतलब है? हॉलो सर्कल ये बताने के लिए होता है कि वहां पे ग्राफ का पॉइंट नहीं है। अब तुम अगर ये सोचो कि मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को पॉइंट नहीं दिख, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई पॉइंट आए, तो अब तो हमको उसके लिए तो फिर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि वहां पे पॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि पॉइंट को कितना स्पेस चाहिए होने या ना होने के लिए? कुछ नहीं सर। बिल्कुल भी स्पेस नहीं चाहिए। तो ये क्लियरली दिख जाए, जो दूर भी बैठा हुआ बंदा उसको क्लियरली दिख जाए कि नहीं यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है, उसके लिए हम लोग हॉलो सर्कल लगा देते हैं। सर तो यहाँ 0 पे वैल्यू 1 नहीं आ रहा था, इसके लिए लगा दिया ना? हाँ, 0 पे वैल्यू 1 नहीं आ रहा था, इसके लिए लगा दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सॉलिड कर दिया दिखाने के लिए कि नहीं, इसका जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, हाँ चलो भाई, तो ये हमारी बात हो गई किसकी? लिमिट्स वगैरह की बात हो गई। तो अब जैसे हम लोग का ऐसा ग्राफ होता, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, 1 मिनट। हाँ हो गया। और ऊपर नहीं सर हो गया। ठीक है, ये जैसे मान लो ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, और ये a होता, और ये fx का ग्राफ है। फाइन, तो हम लोग को इवेल्युएट करना है। पहला पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx, दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस fx, तीसरा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx, और फोर्थ है f ऑफ a। ठीक है, तो बताओ इस ग्राफ को देख के। सर वो 6 पे हॉलो है ना? हाँ, 6 पे हॉलो है। ओके सर।
सो 4-5 बच्चों का आंसर आया। तो देखो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 4 है। दूसरा एक तरीके से राइट हैंड लिमिट पूछा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है 6 है। अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए पूछा है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड Does not लिमिट और राइट exist. हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब मैं क्या कहूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। और एफ ऑफ ए पूछा है, तो एफ ऑफ ए मतलब एग्जैक्टली ए इक्वल टू पे एग्जैक्टली ए पे कौन सा वाई है 5। 5 है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सही हो गई हमारी बात लिमिट्स के रेस्पेक्ट में। बाकी लिमिट्स के बारे में जो भी सीखना होगा वो हम लोग लिमिट्स चैप्टर में तो सीखेंगे ही। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया अपने पास। फिर लिमिट्स के बाद बारी आती है इसकी रूट्स की। अच्छा रूट्स के बारे में तुम लोग को पता है? यस सर, एक्स एक्सिस को हाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कि roots is the x coordinate of point of intersection of graph with x axis. roots क्या होता है? It is the x coordinate of point of intersection of graph with x axis. ठीक है, तो जैसे मान लो अपना ये ग्राफ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से 2,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 है। तो मैं इसके रूट्स क्या कहूँगा? x इज इक्वल टू 1, 2 and 2 एंड 3। ठीक है। अच्छा अगर ग्राफ x एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करे, इमेजिनरी रूट्स। हाँ नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। तो जैसे अगर मान लो ग्राफ हमारा ऐसा हो जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे इसमें कि नो रियल रूट्स यहाँ पे आता उस फंक्शन का, कोई भी रियल रूट्स ना आता। ये हो गया अपना रूट्स के बारे में। तो जैसे हमारा से साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है आप जो मैसेज भी कर देना तो मैं कन्वे कर दूंगी, इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, हेलो या हेलो ठीक है। आप यस सर। मैम कुछ बोल रही हैं क्या आईडी ले गीता मैम? लीजिए ZEAL झील। हेलो तो शायद फोन पे किसी से बात करें। वो खुद से बोल रहे। हेलो हाँ, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है बच्चों, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का ग्राफ होता है। ठीक, तो जैसे ये पॉइंट 0 होता है, ये पॉइंट पाई होता है, ये पॉइंट 2 पाई होता है, ये पॉइंट 3 पाई होता है, ये पॉइंट 4 पाई होता है। वैसे ही ये पॉइंट माइनस पाई होता है, दिस पॉइंट इज -2 पाई, दिस पॉइंट इज -3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ग्राफ के कितने रूट्स होते हैं? मतलब साइन एक्स का इनफाइनाइट ग्राफ, रूट्स।
हाँ मतलब आगे बढ़ता चला जाता है ऐसे और ऐसे, हाँ सर। ऐसा नहीं कि यहीं पे रुका हुआ। जनरल इस फॉर्म ग्राफ बता। के इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, और उन रूट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? 0, पाई। अच्छा जैसे मान लो मैं यहाँ पे पाई लिख रहा हूँ, तो सर दैट इज n पाई। ऑलरेडी अंडरस्टूड कि वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पाई है। पाई का क्या मतलब है? एक्स कोऑर्डिनेट पाई है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना। तो हाँ एक्स सर। बिलोंग्स टू पाई, 2 पाई, 3 पाई। अच्छा सर इधर n पाई माइनस लिख पाई, देंगे ना। हाँ, और ऐसे चलता चला Here जाएगा। n belongs to integer. तो इसको हम लोग x बिलोंग्स टू n पाई लिख सकते हैं, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर x इज इक्वल टू 0 भी आएगा ना उधर बीच में। हाँ हाँ आएगा, तो जगह integer नहीं थी n। इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, so x belongs to n pi where n is an integer। इंटीजर में सब कुछ आ जाएंगे, 1 2 3 -1 -2 0 जो भी हो। फाइन। हाँ ओके चलो, तो अच्छा बताओ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और इसके रूट्स लिखो। सो कॉस एक्स का ग्राफ हमारा कैसे टाइप का होता? y equal to 1 से चालू होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जब मैं ऐसे टाइप ठीक है। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा होता? ये जो होता पाई बाय 2 होता, ये जो 3 pi होता by 3 पाई बाय 2 होता, ये जो है 5 पाई बाय 2 होता, ये जो है 7 पाई बाय 2 होता। ऐसे ही इधर जो है -पाई बाय 2 होता, इधर जो है -3 पाई बाय 2 होता, इधर जो है -5 पाई बाय 2 होता, एंड सो ऑन। तो इसके जो रूट्स होते, उसका जो जनरल फॉर्म होता वो होता x बिलोंग्स टू
2n+1 π/2 where n belongs to integers, जहाँ पे n integers है। ठीक है, तो ये 1 होता और ये -1 होता। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। रूट्स हो गया, फिर और भी पैरामीटर्स होते हैं, तो और भी पैरामीटर्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है, ओके तो सर। आज का टॉपिक समझ में आया कि यस सर। ग्राफ यस में सर। कैसे क्या होता है। सर आप ये क्लास के नोट्स पोस्ट कर सकते हो। हाँ, लास्ट क्लास का पोस्ट किया है कि नहीं किया मैंने, जो रीअरेंजमेंट वाला था? नहीं किया, चलो दोनों कर दूंगा मैं। तो देखो क्या क्या चीज ग्राफ में याद रखनी है। एक तो ग्राफ को देख के हम लोग को पैरामीटर्स जो है डिटरमाइन। हाँ, मतलब पैरामीटर्स रीड करने आने चाहिए। ग्राफ को देख के पैरामीटर्स रीड करने आने चाहिए। और हाँ, बुक बाय कर ली है, बहुत अच्छा है। बस मैं एक क्लास और लूँगा, फिर उसके बाद तुम लोग को बुक रीड करने को कहूँगा। और तुम चाहो, जिन्होंने बुक बाय कर ली है वो चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट कर दे। सर कर दिया सर। ठीक है, तो मजा आएगा, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है। और क्या कह रहा था मैं यार, हाँ, दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करना आना चाहिए हम लोग को, जैसे sin x, cos x, tan x, ऐसे अराउंड 20 फंक्शंस होते हैं, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करना आना चाहिए। और इनवर्स वाले फंक्शन। हाँ, सबके इनवर्स वाले फंक्शंस के भी ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए। दूसरी चीज कि ग्राफ देख के बाकी ये सब, जैसे जो पैरामीटर्स निकालना मैं सिखा रहा हूँ, कि हर ग्राफ को देख के क्या पैरामीटर्स होंगे, वो फाइंड करने आना चाहिए। ठीक है, स्किल्स इन मैथमेटिक्स, हाँ, स्किल्स इन मैथमेटिक्स वाली, डिफरेंशियल कैलकुलस वाली, वो खरीद लेना तुम लोग। वो बताया ही था मैंने कि अरिहंत की जो है डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक खरीद लेना। यस सर। अच्छा, नहीं बताया कि नहीं बताया मैंने तुम लोग? अरिहंत का बोला था, वो सेट ले लिया। बताया था। हाँ, ठीक है। सो अभी तो सैंगेज का वो पढ़ना, ग्राफ्स वाली जो बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। जिनके पास बुक्स आ गई वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जिनके पास जैसा ही है पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो आज से रिलेटेड क्वेश्चंस, हाँ, किससे, बुकलेट में से, मतलब इतना नहीं। आज तो हम लोग ने मेनली थ्योरी पढ़ी है, तो उससे क्वेश्चंस ज़्यादा तो फ्रेम नहीं हो पाएंगे कुछ खास। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बुक आ गई हो वाली तो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, आई वुड सजेस्ट। हाँ सर, कल आएगी वो। हाँ ठीक है, जब भी आए उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और थर्सडे को तुम लोग का एक ही क्लास है ना, कि 2 क्लास है? एक है। एक है, तो थर्सडे को जो टेस्ट का टाइमिंग है वो शाम को रखेंगे। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग भेजा था 11 से 12 तक का। हाँ, मतलब कुछ बच्चों के स्कूल है, किसी का मैसेज आया, 1-2 बच्चों का। हाँ तो सर 5 बजे तक लेक्चर है 3 to 5 कैम का। कितने बजे से कितने बजे तक? 5 बजे तक लेक्चर है ना? स्कूल किसका है? 7:30 के आसपास रखो। 5:30 से टेस्ट रख लेंगे, 5:30 to 7:30। फिर उसके बाद जैसे मान लो किसी का कोई बाहर हो प्लान घूमने फिरने का। अच्छा, कितने लोग का स्कूल है ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ। सर हमारा एक्स्ट्रा क्लास चलता है।
थर्सडे 3 to 5 स्कूल, नहीं स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल किसका है, चैट बॉक्स में बताओ। कब सर? थर्सडे को। सर छुट्टी रहेगी ना 31 है तो। नहीं मतलब किसी ने मेरे को मैसेज किया एक्चुअली, इसीलिए यश ने मैसेज किया। अदिति, कितने बजे तक स्कूल है तुम्हारा? - 12:15 तक स्कूल है। ठीक है, शाम में एक टेस्ट रखेंगे। ठीक है, 5:30। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। हाँ सर। ओके, तो आज का इतना ही करते हैं। We will continue in the next class. सर रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से चालू थी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से चालू है। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।